राहुल गांधी कब आ रहे हैं और किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? 27 जनवरी को महू में ऐतिहासिक अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है जिसका नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी आ रही है और कांग्रेस के सभी चीफ मिनिस्टर्स और वरिष्ठ लोग यहाँ पर आएंगे। और पूरे मध्य प्रदेश से 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। और हम लोग जो प्रण ले रहे हैं कि संविधान को जो हमें बचाना है, जो बीजेपी की जो सोच है संविधान को खत्म करने की, और जो अंबेडकर का नाम जो दुष्प्रचार करने का काम भाजपा कर रही है, उसके विरोध में वहां से हुंकार भरने का काम 27 जनवरी को महू में हम लोग करने जा रहे हैं। दलित और आदिवासियों पर आप अत्याचार का मामला उठा रहे हैं, जो प्रदेश में हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, किसके तहत कितने के दावे पे आप नंबर माने? देखिए, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, दिल्ली के गवर्नमेंट एजेंसी है, जो ये साफ बताती है कि पूरे देश में जो सबसे ज्यादा आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ा इनका जो 2 चेहरे हैं बीजेपी के। एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं, आदिवासी दलितों को बचाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, यात्राएं निकालते हैं, पर हकीकत है कि मध्य प्रदेश आज दलित आदिवासी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और ये बीजेपी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। साथियों, ये संविधान हमारा अधिकार है और इस देश में जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसको सुनिश्चित करता है। और जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं ये लोग, ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, ये निजीकरण के माध्यम से आदिवासियों और दलितों की जो नौकरियां हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि युवाओं की कितनी बुरी हालत है इस मध्य प्रदेश में। एमपीपीएससी का एक जबरदस्त आंदोलन हमने इंदौर में देखा, जो सिर्फ इंदौर में नहीं पूरे देश में हर मीडिया चैनल के माध्यम से चलाया गया। पत्रकारों ने पूरी ताकत से उस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का काम करा। 4 दिन तक हमारे साथी ठंड में आंदोलन करते रहे। और ये राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये युवाओं का आंदोलन था। पर सरकार ने क्या करा? सरकार ने उन लोगों के साथ उनको विश्वास में लिया, आंदोलन को खत्म करवाया गया, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलवाया गया, फिर उनको जेल पहुंचाया गया। जेल पहुंचाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो वादा खिलाफी हुआ है, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री जी और भाजपा की सरकार देंगे? और उल्टा जो लोग उनकी लड़ाई, एमपीपीएससी के बच्चों की लड़ाई जो लड़ रहे थे, उनको डराने के लिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार कराया जा रहा है। यह साबित करा जा रहा है कि जो रंजीत और राधे जाट जिनको जेल में बंद करा गया था वो क्रिमिनल। मतलब यह कोशिश करी जा रही है कि अगली बार युवाओं की लड़ाई कोई नहीं लड़े, और कोई भी लड़ना चाहेगा तो उसके खिलाफ गलत एफआईआर कर उसको क्रिमिनल बनाकर, साबित कर ये जेल में बंद करने का काम करेंगे। ये बात खत्म नहीं करता हूं, मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, मतलब सिर्फ एमपीपीएससी तो एक हिस्सा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं। और आज की विडंबना यह है, सरकार वो लोग चला रहे हैं जिनने आज तक अपने जीवन में एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में युवाओं का भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो इंटरव्यू पीएससी का स्कैम हुआ है, यह आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले जो सबकी मार्कशीटें बताई गई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह तथ्य सामने आया है कि जो लोग पीएससी के रिटन एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। और जिनको टॉप करवाना है उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्किंग देकर उनको इंटरव्यू में टॉप करवाकर डिप्टी कलेक्टर तक के पद दिए जा रहे हैं। और ये जिनके इंटरव्यू में नाम बढ़ रहे हैं, आप खुद उनमें जांच कर देख लीजिए कि कितने लोगों के सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क या संबंध है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है। बाकी जगह देश में इंटरव्यू के मार्क्स कम होते हैं, जिस तरह से मेंस में 1400 मार्क्स का मेंस होता है और 175
मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 175 मार्क्स का इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो हमारा कहना है कि इंटरव्यू मार्क्स के मार्क्स जहां आप कम करेंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी उस चीज की बढ़ेगी, क्योंकि जो ये घपला कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, उसको हमको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। और जो बच्चों की मांगे हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होना चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप 100 तक लेकर आइए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि 12% से नीचे वो सरकार की निर्णय लेने की क्षमता है कि कितने वो इंटरव्यू के मार्क्स रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है, हर प्रिलिमिनरी और जो प्री का एग्जाम होता है उसमें गलत क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। ये तो हास्यास्पद है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन नहीं आए हों। फिर उनका कोर्ट में केस लगता है, एक साल 2 साल तक केस चलता है, उसके बाद उनको मार्क्स मिलते हैं, तब जाकर उनका कोई एडमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि जो सरकार सही तरीके से क्वेश्चन पेपर तक नहीं सही तैयार कर पा रही, वो एग्जाम कैसे लेगी? और ऐसी सरकार पर हम भरोसा कैसे करें? एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आपके परिवार में या आप हमारे परिवार में कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या फिर हम कुछ चीज नहीं कर पाते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फेल हुआ है तो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है, 20 मार्क से फेल हुआ, ये सबको जानने का अधिकार है। पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको तो उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं, पर जो बच्चे फेल होते हैं उनको उनके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मतलब ये बच्चे को कभी पता ही नहीं लगेगा कि वो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है या 10 मार्क से फेल हुआ है। ये चीज सरकार को बताना चाहिए कि कितने मार्क्स से फेल हुए हैं। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, संविधान सभा में अंबेडकर जी को, संविधान के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं तो संविधान सभा की बात कर रहा हूं ना। संविधान सभा में उनको जगह कैसे मिली थी? अगर कांग्रेस उनकी विरोधी होती तो क्या संविधान सभा में उनको जगह मिल पाती? उनको जगह मिली थी और संविधान बनाने का मौका मिला। यह साबित करता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से जो देश के लिए काम करे। देखिए, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पर देश को बचाने वाली विचारधारा कांग्रेस की और अंबेडकर की सोच है, और उसी को आगे ले जाकर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर उसको इस पे एक आरोप और लगता है, उसको इस पे एक आरोप और लगता है, वो है हिंदू विरोधी। एक मिनट, वो है हिंदू विरोधी। कांग्रेस पार्टी जाति से ऊपर उठकर बात कब करेगी? अनुसूचित जाति, आदिवासी, मानवीयता की बातें कब करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या अगर SC ST की बात करना मानवीयता की बातें नहीं है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। नहीं तो सभी की बात कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं। हम लोग सीधी सी बात कर रहे हैं और वही हम चीज बात करना चाह रहे हैं। कास्ट सेंसस क्या है? कास्ट सेंसस क्या है? तो हकीकत है ना, सबसे ज्यादा अपराध किसके खिलाफ हो रहे हैं? ये तो डेटा बोल रहा है। सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों, दलितों के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? शोषितों के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ये तो डेटा बोल रहा है ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये तो हकीकत है। आज तक आदिवासियों के अलावा किसी पर पेशाब करी गई है क्या? नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप सवाल कर सकते हैं तो उसका जवाब भी आप देना की ताकत रखें। और कास्ट सेंसस की जो हम राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वो साथ यही बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति में हो, कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? कास्ट सेंसस का मतलब यह है एक्सरे निकालना। हम ये नहीं बोलते कि रिजर्वेशन को आप कहां ले जा रहे हैं, पर आप ये तो बताइए कि एक्सरे से कि किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए। चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो OBC वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे SC वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ST वर्ग का व्यक्ति हो। कास्ट सेंसस गरीब और अमीर की लड़ाई है। अगर ST समाज में भी कोई अमीर और गरीब है तो ये पता होना चाहिए सबको। अगर वो कोई OBC समाज में भी कोई गरीब और अमीर है, ये सबको पता होना चाहिए। कोई जनरल समाज में भी गरीब और अमीर है, ये सबको पता होना चाहिए। बीजेपी जान पूछकर उसको गलत प्रचारित करती है। सबसे ज्यादा जाति का दुरुपयोग करने वाली पार्टी बीजेपी है।